Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss fundamental of nursing chapter concept of safety and risk management. So what is safety? What is risk management? So in this lecture we are going to discuss that. So watch the video till at the end. So these are the objectives of today's lecture. So start with the definition of safety, risk and hazard. What is safety, risk and hazard? इन तीनों के दरम्यान का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए. सो सेफ्टी क्या है? सेफ्टी जो है ये हम कहते हैं कि जब एक बंदा जो है वो किसी भी किस्म की फिजिकल साइकोलॉजिकल जो इंजरी होती है उससे बिल्कुल फ्री हो. साइकोलॉजिकल इंजरी जो है इसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आ सकता है, जबकि फिजिकल इंजरी में जो है कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है जैसे कि चोट लग जाती है, एम्पुटेशन हो जाती है. तो ये वाली सारी जो है ये फिजिकल इंजरी यानी कि फिजिकली हमें दिखाई दे कि इसे कोई चोट लगी है. तो सेफ्टी हम कहते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल, फिजिकल दोनों इंजरी से बंदा फ्री हो. ये एक बेसिक नीड है ह्यूमन की जो कि हमें ज़रूर मिलनी चाहिए. हर एक ह्यूमन का राइट है सेफ्टी का, जो कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में हम पढ़ चुके हैं, जो कि सेकंड नंबर पे था सेफ्टी का. देन इसके बाद है रिस्क. रिस्क क्या होता है? रिस्क हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी को, चांस को. ये एक चांस होता है कि इसकी वजह से कोई डेंजर या हार्म या लॉस हो सकता है. रिस्क जैसे कि हम कहते हैं कि देयर इज अ रिस्क, डोंट गो देयर. यानी कि हम कहते हैं कि यहाँ पे रिस्क है किसी एक्सीडेंट का, आप यहाँ पे ना जाएं. यहाँ पे रिस्क है हैजार्ड का, आप यहाँ पे ना जाएं. जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं है कि कोई हाँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ हो जाती हैं जिसमें हीट वेव्स का रिस्क होता है, तो इसमें कहा जाता है कि हीट वेव्स का रिस्क है तो आप कम से कम बाहर जाएं धूप में, और अगर जाते हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाएं. सो इसे हम कहते हैं कि चांस हो सकता है आपको उससे कोई ना कोई नुकसान पहुंच सकता है. देन इसके बाद आते हैं हैजार्ड पे. हैजार्ड क्या होता है? हैजार्ड वो एजेंट होता है जो कि हमें हार्म कर सकता है, जिसके पास पोटेंशियल होता है कि वो नुकसान पहुंचा सकता है. जैसे कि हम कहते हैं फ्लड हैजार्ड है या फिर अर्थक्वेक है, ये सारे हैजार्ड्स हैं क्योंकि ये जो है उनका पोटेंशियल होता है कि वो हार्म कर सकते हैं. देन इसके बाद है रिस्क. रिस्क क्या है? एंड रिस्क की रिस्क हमने समझ लिया, पोटेंशियल एबिलिटी है, चांस है कि कोई हार्म या लॉस हो सकता है. सो रिस्क जो है इसकी 3 टाइप्स है. एक्यूट भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है एंड क्रॉनिक भी हो सकता है. एक्यूट रिस्क क्या होता है? एक्यूट हम कहते हैं फॉर शॉर्ट टाइम के लिए या फिर क्विकली जो हो जाता है. क्विकली हो जाता है यानी कि अचानक से होता है, हेल्थ क्राइसिस हो जाती है, लाइक फॉल, अगर कोई गिर जाता है सीढ़ियों से, बिल्डिंग से, इलेक्ट्रिक करंट किसी को लग जाता है, कोई रेडिएशन एक्सपोजर हो जाता है, तो क्विकली जो हेल्थ क्राइसिस लीड करता है उसे हम एक्यूट कहते हैं. इंटरमीडिएट यानी कि एक्यूट हम कहते हैं अचानक से जो हो जाता है. इंटरमीडिएट हम कहते हैं जो कि दरमियाना होता है, एवरेज होता है. इसमें ना ही प्रॉब्लम बहुत जल्दी कॉज होती है ना ही बहुत स्लो होता है. जैसे कि एलिवेटेड लिपिड लेवल यानी कि कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो इतनी जल्दी ज़्यादा नहीं होता, ना ही इतने आराम से होता है. ब्लड प्रेशर अगर एलिवेट हो रहा है या फिर ओबेसिटी वगैरह है. सो इससे भी रिस्क होता है फॉर हेल्थ क्राइसिस के लिए, यानी कि अगर एलिवेटेड लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, तो आप इस पे रिस्क पे होंगे. तो हार्ट फेलियर हो सकता है आपको एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस हो सकती हैं. क्रोनिक रिस्क क्या होता है? क्रोनिक जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हो, ग्रेटर देन 6 months हो. बिहेवियरल रिस्क लाइक टोबैको यूज, इसमें ज़्यादातर जो इंक्लूडेड है वो बिहेवियरल रिस्क है. जैसे अगर कोई टोबैको यूज़ कर रहा है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, अनहेल्थी डाइट ले रहा है, फिजिकली इनएक्टिव है, तो ये इससे आपको ये लीड करता है टू सर्टन डिजीजेस तक. देन इसके बाद है डिफरेंट फॉर्म ऑफ हैजर्ड. हैजर्ड जो है ये कितने फॉर्म्स के हो सकते हैं? हैजर्ड हमने पढ़ा कि वो एजेंट होता है जो कि जिसके पास पोटेंशियल होता है कि वो हार्म कर सकता है. फिजिकल हैजर्ड क्या होता है कि नॉइज जो है ये भी एक हैजर्ड है. अगर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी जो लिसनिंग एबिलिटी है वो उससे अफेक्ट हो सकती है.
स्लिपरी फ्लोर हो गया, अगर कोई स्लिपरी फ्लोर है आप उससे घिर के उस पे अगर आप चले और आपका पाँव स्लिप होके आप गिर गए हैं तो आपका हाथ पाँव कुछ भी टूट सकता है। पुअर लाइटनिंग हो गई, आपको कुछ सही से नजर नहीं आ रहा, आप गिर गए, फायर हो गया, सो ये फिजिकल है। केमिकल क्या है, टॉक्सिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं गैसेस की, डस्ट, लिक्विड वगैरह, तो ये सारी जो है जैसे कि हम कह रहे हैं एयर पोल्यूशन हो गया, ये भी केमिकल वो है। फिर इसके बाद है रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेज, जैसे कि मैं आपको सन का एग्जांपल दिया, हीट वेव्स का दिया, या फिर अगर आपको ऐसे प्रोसीजर रूम, एमआरआई, एक्सरे रूम होता है वहाँ पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे टॉक्सिक रेडिएशंस होती हैं जो कि आपको अफेक्ट कर सकती हैं। एंड जो है रेडिएशन जो है बेसिकली लीड करता है टू कैंसर को, स्किन कैंसर्स हो सकते हैं इससे। फिर एर्गोनॉमिक्स है, एर्गोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं, एर्गोनॉमिक्स जो है ये साइंस है ऑफ डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग थिंग्स टू मिनिमाइज स्ट्रेस एंड डिस्कम्फर्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि चीज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए, इस तरह से अरेंज किया जाए कि कम से कम डिस्कम्फर्ट फील हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट एंड कम से कम डिस्कम्फर्ट फील हो। जैसे कि अगर पुअर डिज़ाइनिंग की गई हो इक्विपमेंट्स की, आपने सही से जो इक्विपमेंट्स हैं वो पुअर डिज़ाइन है, आप यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई नुकसान पहुंच गया, वर्क स्टेशन इस तरह है, आपका जो वर्किंग मेथड है वो अरेंज नहीं है सही से, मैनुअल हैंडलिंग आप सही से नहीं कर सकते, तो इकोनॉमिक्स हम कहते हैं कि किसी चीज़ को इस तरह से डिज़ाइन और अरेंज करना कि उसे आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं कंफर्टेबल तरीके से। देन साइकोलॉजिकल हैजर्ड क्या होता है, साइकोलॉजिकल में हमारे पास आ जाता है वर्कलोड, अगर किसी पे ज़्यादा है, स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, हेल्थ क्राइसिस लीड होंगे। डिस्क्रिमिनेशन हो गया, अगर बाइसनेस हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, इग्नोरेंस हो गया, यानी कि किसी को इग्नोर किया जा रहा है वर्क प्लेस पे, नेग्लिजेंस हो गई, हरासमेंट अगर की जा रही है, पब्लिक डीलिंग हो गई, एंड अगर किसी को जो है थ्रेटन किया जा रहा है, सो ये सारे साइकोलॉजिकल हैं जो कि आपके जो है कॉग्निटिव लेवल पे आपको डिस्टर्ब करते हैं। बायोलॉजिकल क्या है, बायोलॉजिकल में हमारे पास इन्फेक्शंस आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इंसेक्ट बाइट हो गया, प्लांट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट में आना, एचआईवी, एड्स वगैरह जो लग जाता है, सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। देन इसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को हम किस तरह मैनेज करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हमने पहले आइडेंटिफाई करना होता है रिस्क को कि कौन सा क्या रिस्क है, उसे एनालाइज करना होता है, एंड देन उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने मैनेजमेंट करनी होती है। ठीक है, जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं इसे हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं सेफ्टी को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कौन से फैक्टर हैं और वो किस तरह से सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है लाइफ एज एंड डेवलपमेंट। एज एंड डेवलपमेंट में ओल्ड और यंग चिल्ड्रंस, यानी कि बहुत ज़्यादा जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो यंग बच्चे होते हैं, अगर बच्चे जो हैं और बूढ़े जो हैं दोनों को ही सेफ्टी का ख़तरा होता है, बिकॉज क्योंकि उनकी सेफ्टी वो नहीं उनको रिस्क का या हैजर्ड का खतरा होता है, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उन्हें अगर हम बाहर वैसे ही छोड़ दें, उन्हें उनकी किडनैपिंग हो जाए, उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उनकी सेफ्टी जो है, यानी कि वो समझ इतना नहीं पाते, अंडरस्टैंडिंग उनकी इतनी नहीं होती, वो हैजर्ड को या रिस्क को या हार्म को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा ओल्डर एडल्ट्स हैं तो वो भी प्रोन होते हैं, यानी कि उनकी भी वो मेंटल और कॉग्निटिव लेवल जो है वो इम्पेयर्ड हो चुकी होती है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। देन लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस में आता है, लाइफस्टाइल चेंजेस जो है ये वेरियस तरीके से इम्पैक्ट करता है सेफ्टी को। जैसे कि अगर हम जो है सब्सटेंस कोई अब्यूज है कोई सब्सटेंस अब्यूज है, टोबैको यूज कर रहा है, तो वो सेफ्टी पे नहीं है, उसका लाइफस्टाइल जो है वो अफेक्ट हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी उसको, हेल्थ हैबिट्स उसकी अच्छी नहीं है, यानी कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, हेल्थी डाइट नहीं ले रहा है, उसकी स्लीप सही नहीं है, तो वो क्रोनिक डिजीजेस लीड कर सकता है। स्ट्रेस को सही से मैनेज नहीं कर सकता है, उसके मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, इम्पेयर जजमेंट है, उसका बिहेवियर सही नहीं है, तो ये सारे लीड करते हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगी, एंड देन वो अफेक्ट करेगा उसकी सेफ्टी को, एंड वो रिस्क पे होगा टू हार्म्स एंड हेल्थ क्राइसिस। देन इसके बाद है मोबिलिटी स्टेटस। मोबिलिटी स्टेटस किस तरह से अफेक्ट करता है, मोबिलिटी स्टेटस में इंक्रीज होता है रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज अगर कोई पीपल जो है वो ऐसे हैं जिनकी मोबिलिटी लिमिटेड है, वो एक्सीडेंट, फॉल्स
इसको ज़्यादा प्रोन होंगे, यानी कि आसानी से वो गिर भी सकते हैं, उनका एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि अगर कोई लंगड़ा हो, उसके एम्पुटेशन हुआ हो, लंगड़ा के चल रहा हो, तो वो ज़्यादा रिस्क पे होगा टू एक्सीडेंट। इसके रिड्यूस हो जाती है एबिलिटी टू स्केप फ्रॉम डेंजर, यानी कि डेंजर से वो स्केप नहीं हो सकता। अगर वो इमोबाइल है यानी कि उसकी मोबिलिटी इम्पेयरमेंट हो चुकी है, वो स्ट्रगल करेगा कि अगर कोई डेंजर सामने से आ रहा है तो वहां से भाग नहीं सकता आसानी से। अगर कोई फायर है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, फ्लड्स वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह, तो वहां से आसानी से भाग नहीं सकता। एंड देन लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, अगर मोबिलिटी इम्पेयरमेंट है तो वो रिसोर्सेज तक ज़्यादा उसकी एक्सेस नहीं होगी, लिमिटेड होगी। हेल्थ केयर हो, चाहे वो फूड हो, एमरजेंसी सर्विसेज हो, सो इस तरह से मोबिलिटी से अफेक्ट करता है सेफ्टी को। देन सेंसरी परसेप्शन है। सेंसरी परसेप्शन जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है सेफ्टी में, बिकॉज अगर हम सेंस के थ्रू परसेप्ट ही नहीं कर सकते किसी डेंजर को, किसी हैजर्ड को, तो हम अपने आप को किस तरह से सेव कर सकेंगे। सो विजुअल परसेप्शन, बहुत इसमें हर तरह की परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन अगर हम ले लें कि विजुअली अगर हम डेंजर को परसीव कर रहे हैं, कोई लेबल्स वगैरह लगे हैं, इंस्ट्रक्शंस लगे हुए हैं कि यहाँ पे ना जाएं, यहाँ पे डेंजर है, लेबल्स लगे हैं, अगर हम उस लेबल्स को पढ़ नहीं सकते, उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ नहीं सकते या फिर उसे परसीव नहीं कर सकते थ्रू नेक्ड आई, तो हम अपने आप को सेव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसी तरह हो गया, अगर जो है ऑडिटरी परसेप्शन हो गई, अगर हमें अलार्म की, वार्निंग साइंस की जो है वो अलार्म सुनाई नहीं दे रहे हैं, तो हम किस तरह से फायर अलार्म्स को डिटेक्ट करेंगे एंड खुद को बचा सकेंगे। फिर उसके बाद है सेफ्टी अवेयरनेस। सेफ्टी अवेयरनेस जो है वो किस तरह से अफेक्ट करती है। अगर हमें सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी कि हमने किस तरह से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करना है, अगर कोई प्रोसीजर हो रहा है उसकी क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, अगर हमें उस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में पता नहीं होगा, तो हम अपने आप को प्रिक से या फिर डेंजर से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से खुद को किस तरह से सेव कर सकेंगे। यानी कि अगर आप एक्सरे रूम में काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है आपको रेडिएशन से किस तरह बचना है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में नहीं पता है, तो आप अपने आप को सेव नहीं कर सकते उस रेडिएशन से। अगर आप अपने बिहेवियर, इसके बाद इम्प्रूविंग बिहेवियर, अगर आप सेफ प्रैक्टिस एंड हैबिट्स को जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते, देन आप जो है अपने आप को सेव नहीं कर सकते। अगर आप एजुकेट नहीं है सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में, उसके प्रोटोकॉल्स के बारे में, तब भी आप अपने आप को सेव नहीं कर सकते। फिर इसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है ये किस तरह से अफेक्ट करता है सेफ्टी को। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, हमें वार्निंग, अलार्म साइन, इमरजेंसी सिग्नल्स जो है वो जो है अच्छे से कम्युनिकेट होंगे, क्लियरली कम्युनिकेट अगर हमारे पास हम हमारे साथ कम्युनिकेट होंगे, देन हम अपने आप को डिफरेंट प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को एक्सीडेंट हैजर्ड से। सेफ्टी प्रोसीजर्स अगर हो रही हैं एंड सेफ्टी प्रोसीजर के जो प्रोटोकॉल्स हैं अगर वो सही से हमें कम्युनिकेट नहीं हुए हैं, तब भी हम अपने आप को हम रिस्क पे होंगे टू हैजर्ड। एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, अगर गुड कम्युनिकेशन जो है फैसिलिटेट करता है ट्रेनिंग को, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है सेफ्टी प्रोसीजर्स की। अगर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ना हो, यानी कि टीम वर्क में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके दरमियान का कम्युनिकेशन सही नहीं है, तब भी जो है हैजर्ड्स का रिस्क हो सकता है या फिर जो है हार्म का रिस्क हो सकता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो है वो किस तरह से अफेक्ट करता है सेफ्टी को। अगर सिचुएशनल अवेयरनेस कम हो गई है, यानी कि एक बंदा है वो उसका अटेंशन सही नहीं है, परसेप्शन सही नहीं है, जजमेंट सही नहीं है, तो वो हैजर्ड या डेंजर्स को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। अगर उसकी मेमोरी जो है, मेंटल एबिलिटी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, जो है इफेक्टिव नहीं है, तो वो जो है रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, अपने आप को बचा नहीं सकता। डिसीजन मेकिंग इम्पेयरमेंट हो गई है, तो इससे भी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते, आप खुद को इसके वो किसी भी डेंजर से एस्केप नहीं हो सकता। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सेटिंग हो गई, होम एंड कम्युनिटी, तो डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए जो कि अफेक्ट करेंगे सेफ्टी को। अगर हम ये इनमें से कुछ भी जो है वो लेक होगा, देन हमारी सेफ्टी भी अफेक्ट होगी। एनवायरमेंटल हैजर्ड्स की कौन कौन से हैं। एनवायरमेंटल हैजर्ड्स में पोल्यूशन आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी अफेक्ट कर सकते हैं, करंट लग सकता है, रेडिएशंस हैं, जैसे कि हमने हीट वेव्स की बात की, नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड्स वगैरह हो गए, वायलेंस हो रहा है, अगर किसी को जो है वो मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, ये भी इन्वायरमेंटल है। देन इसके बाद है एक्सट्रीम टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसकी वजह से हीट वेव्स का खतरा होता है।
पॉइजन्स वगैरह अगर कोई ले लेता है तो ये भी आपकी सेफ्टी को अफेक्ट कर सकता है। मशीनरी वगैरह अगर आप चला रहे हैं एंड उसकी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो वो भी अफेक्ट कर सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनवायरनमेंट में होते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मलेरिया हो गया, टाइफाइड वगैरह हो जाता है, डेंगू हो जाता है। हैजर्ड्स कौन कौन से होते हैं हॉस्पिटल्स में, ये आपको याद होने चाहिए इसके डिफरेंस के बारे में कि एनवायरमेंटल हैजर्ड्स में कौन कौन सा इंक्लूडेड है, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, रेडिएशंस वगैरह हो गए, एंड हॉस्पिटल हैजर्ड्स कौन कौन से होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स इसमें भी आ जाते हैं, रेडिएशंस भी आ जाती हैं, एक्सरे एमआरआई वगैरह जो होता है। इक्विपमेंट आउट ऑफ ऑर्डर, अगर इक्विपमेंट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर पड़े हों, सही से अरेंज ना हुए हों। मरकरी स्पिल, अगर मरकरी जो है वो स्पिल हो गई हो, यानी कि मुंह में चली गई हो, आपके ऊपर आ गई हो, तो वो भी इफेक्ट कर सकता है। वर्क प्लेस पे अगर वायलेंस हो रहा हो, आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इग्नोरेंस हो रहा है, हैरासमेंट हो रही हो, एक्सीडेंट्स एंड फॉलिंग हो सकती है फॉर मेनली सीजर्स पेशेंट्स के लिए, स्ट्रेस हो सकता है, एंड नॉन स्टेराइल टेक्निक्स हो सकती हैं अगर हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हाइजीन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बॉडी मैकेनिक्स हो सकता है नीडल स्टिक इंजरी। नीडल स्टिक इंजरी जो है ये एक बहुत बड़ा हैजर्ड है इन हॉस्पिटल साइड, कि अगर आपको जो है कि कोई भी HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी का कोई पेशेंट हो, उसको आपने कोई इंजेक्शन लगाया हो, आपने नीडल को सही से डिस्कार्ड ना किया और आपको उससे प्रिक हो जाए, आप रिस्क पे हो जाते हैं टू दीज इन्फेक्शन। सो रिस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? रिस्ट्रेंट जो होते हैं बेसिकली जब हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं पेशेंट को फ्रॉम एनी फिजिकल मूवमेंट से, सो इसके लिए पहले हमने कंसेंट लेना होता है अटेंडेंट से, एंड इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट और सॉफ्ट क्लॉथ के फॉर्म में होना चाहिए, टेम्पररी होता है रिस्ट्रेंट, और ये हम अप्लाई करते हैं इस वे में कि उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप ना हो, ना ही हमने ज़्यादा टाइट बांधना है, ना ही ज़्यादा लूज बांधना है। हमने ऑलवेज टाई करना है लिम्ब रिस्ट्रेन विद नॉट से, जो कि ना ही ज़्यादा टाइटन हो कि अगर पुल किया जाए और उसे वो जो है खुल जाए, और या फिर पुल करने से जो है वो ज़्यादा टाइट ना हो जाए। रिस्ट्रेन जो है ये बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के रिस्ट्रेन होते हैं। रिस्ट्रेन हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। कौन कौन से रिस्ट्रेंट होते हैं? फिजिकल रिस्ट्रेंट होता है, एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट होता है, एंड केमिकल रिस्ट्रेंट होता है। फिजिकल रिस्ट्रेंट जो है ये लिमिट करता है पेशेंट की मूवमेंट को। केमिकल रिस्ट्रेंट जो है ये एनी फॉर्म ऑफ साइको एक्टिव मेडिकेशन हो सकती है जो कि ट्रीट करती है इलनेस को, बट टू इंटेंशनली इनहिबिट अ पार्टिकुलर बिहेवियर और मूवमेंट, यानी किसी पार्टिकुलर बिहेवियर और मूवमेंट को अगर हम इंटेंशनली रोकना चाहते हैं। केमिकली साइको एक्टिव मेडिकेशंस हो सकती है, कोई सेडेटिव्स हो सकते हैं कि पेशेंट जो है वो कोई भी ऐसा बिहेवियर शो ना करें। सो केमिकल रिस्ट्रेंट एंड कुछ इन्वायरमेंटल रिस्ट्रेंट्स भी होते हैं। सो 3 टाइप ऑफ रिस्ट्रेंट्स हो गए, ये आपने याद रखना है। ये लिम्ब रिस्ट्रेन है एंड मिड रिस्ट्रेन है। साइड रेल्स, साइड रेल्स जो है ये थर्ड पे आ गया सेफ्टी उसमें। सो हेल्प टू इंक्रीज पेशेंट मोबिलिटी व्हेन ऑन बेड, यानी कि ये साइड रेल्स जो होते हैं इससे क्या होता है कि पेशेंट आसानी से मूव कर सकता है और फॉल का जो खतरा होता है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए वो भी प्रिवेंट हो जाता है। साइड रेल्स बेड के जो साइड पे होते हैं, जब साइड रेल्स यूज किए जाते हैं तो बेड को हमने लोएस्ट पोजीशन पे रखना है। फायर है, होम फायर जो है मोस्टली रिजल्ट किस वजह से होते हैं? अगर हमने केयरलेस डिस्पोजल किया हो सिगरेट का, मैच बॉक्स का, या फिर फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायरिंग्स हो। हॉस्पिटल में यूजुअली शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर लग जाती है, आग लग जाती है। ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके पास फायर अलार्म होना चाहिए, एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, हाइड्रेंट सिस्टम होना चाहिए हर जगह पे, जाके ताकि जो है जो आग है उसे आसानी से बुझाया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन जो इनके पास फायर एग्जिट डोर होना चाहिए, शॉर्टकट डोर होता है। वंस द स्मोक डिटेक्टेड हो तो नर्स जो है शुड फॉलो करेगी निमोनिक रेस को। फॉर अदर्स के लिए जब भी फायर लग जाती है तो हमने रेस का निमोनिक शोक जो है वो फॉलो करना होता है। ये आगे हम पढ़ते हैं। ऑल नर्सेज, क्लाइंट एंड फैमिली मेंबर जो हैं इंक्लूडिंग चिल्ड्रन शुड नो द स्टेप, उन्हें स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें हमने एजुकेट अवेयरनेस देनी होती है कि जब भी किसी को फायर लग जाती है तो उन्होंने स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल करना है फॉर सेल्फ के लिए, ये उन्हें स्टेप्स याद होने चाहिए। रेस के कौन से स्टेप हैं? आर फॉर आता है रेस्क्यू। रेस्क्यू हमने करना है, अगर एरिया सेफ है तो हमने वहाँ पे एंटर होना है और क्लाइंट को वहाँ से निकाल देना है, उन्हें रेस्क्यू करना है, बचाना है। अलार्म, पुल करना है फायर अलार्म को ताकि हमने एग्जैक्ट लोकेशन को रिपोर्ट कर सके कि यहाँ पे आग लगी है।
कन्फाइन, कन्फाइन करना है फायर को बाय क्लोजिंग ऑल द डोर। कन्फाइन यानी कि हमने एक जगह पे वो कर देना है कि अगर किसी कमरे में आग लगी है तो उसका हम डोर बंद कर दें ताकि मजीद वो ना फैले। एक्सटिंग्विश करना है, हमने फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है फायर को बुझाने के लिए। फिर है अगर किसी को फायर लग जाती है, किसी के क्लॉथ पे आग लग जाती है तो उसने कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। पहला है स्टॉप, स्टॉप करना है जहां पे आप हैं आप वहीं पे खड़े हो जाए, क्योंकि अगर आप मूवमेंट करेंगे तो वो आग किसी और चीजों को भी लग सकती है या दूसरे लोगों को भी लग सकती है। ड्रॉप, ड्रॉप होने आना है टू द ग्राउंड पे आप बिल्कुल सीधे जो है उल्टे लेट जाएं, सीधे लेट जाएं। कवर योर आईज, आईज और माउथ को कवर करें अपने हैंड से। रोल, इसके बाद है रोल, रोल करें ओवर एंड ओवर, बैक एंड फोर्थ अंटिल द फ्लेम्स आर आउट, ताकि आग जो है वो बुझ जाए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि इसको अगर फायर जो है वो किसने कैच कर लिया, फायर स्टॉप हुआ, व्हाट आर यू डूइंग, आप जो भी करें वहां पे रुक जाएं, ग्राउंड में ड्रॉप हो जाएं, लेट जाएं, रोल करें, कवर करें योर फेस को विद योर हैंड्स, कीप करें योर लेग्स को स्ट्रेट एंड रोल करें ओवर एंड बैक फॉर टू पुट करें द फायर आउट। ओके, सो आपने ये निमोनिक्स जो है फॉलो करने हैं और ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। इलेक्ट्रिक हेजर्ड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है अगर वो ग्राउंडेड हो, शुड बी ग्राउंडेड होनी चाहिए, यानी कि ग्राउंड वर्क होना चाहिए, यानी कि जैसे कि अक्सर डेवलप कंट्रीज होती है उनमें हम देखते हैं जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं वो सारी ग्राउंडेड होती हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे होती हैं, उनका पूरा सिस्टम होता है, इधर उधर पुल्स नहीं लगे होते वहाँ पे। सो इन गुड वर्किंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डू नॉट प्लेस वायर अंडर द कारपेट और ऑन फ्लोर, कारपेट या फ्लोर पे हमने कोई भी वायर नहीं रखनी है। लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए वायर का। हमने जब भी अगर हम किसी वायर को पकड़ रहे तो हमने प्लग को पकड़ना है, कॉर्ड को नहीं पकड़ना अनप्लग करते वक्त, क्योंकि हमें उससे जो है करंट रख सकता है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को हमने रखना है सिंक से अवे, बाथटब एंड शावर, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उसे हमने पानी से दूर रखना है कीप करना है, और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से दूर रखना है। फिर है पॉइजन, पॉइजन जो है ये एक और हैजर्ड है। हमने जितने भी पॉइजन है, जितने भी टॉक्सिक मेडिसिन हैं जो कि तो वो सारी जो हमने है ब्लॉक करके रखनी है। हमने टॉक्सिक एजेंट्स को कभी भी फूड कंटेनर्स में नहीं रखना है, क्योंकि गलती से कोई उसे खा भी सकता है। हमने रिमूव करना है कंटेनर पे जो लेबल लगा, यानी कि कोई भी ऐसा पॉइजन है उसके ऊपर जो पॉइजन का लेबल लगा है वो हमने कभी भी उससे रिमूव नहीं करना है, क्योंकि अगर किसी को पता नहीं होगा कि किस चीज़ की बॉटल है तो वो उसे जो है खा सकता है। डू नॉट कीप पॉइजनस प्लांट एट होम, पॉइजन प्लांट नहीं रखने हैं, क्योंकि पॉइजन जो है हमारे फंक्शंस को इम्पेयर कर देता है, चाहे वो रिस्पायरेटरी हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, जीआई हो, कार्डियोवास्कुलर हो, रिनल फेलियर हो। अर्जेंटली नीड स्पेसिफिक एंटीडोट्स, हमने जो है अगर किसी ने कोई पॉइजन खा लिया है तो हमें हमारे साथ एंटीडोट भी उसका होना चाहिए, एंटीडोट आपने हमेशा रखना है। लाइटनिंग, एडिक्वेट लाइट जो है ये इसेंशियल होती है रिस्क ऑफ फॉल को कम करने के लिए, और आसानी से हम काम कर सकते हैं अगर अच्छी लाइटनिंग होगी। हाउस का जो एक्सटीरियर इंटीरियर होगा, स्पेशली जो स्टेयर्स होंगे, सीढ़ियाँ होंगी, वहाँ पे गुड लाइटिंग होनी चाहिए ताकि फॉल को प्रिवेंट कर किया जा सके। नाइट लाइट, डिम लाइट जो है, नाइट में भी आपने डिम लाइट ज़रूर लगा देनी है। बाथरूम्स, टू मिनिमाइज करे द रिस्क ऑफ इंजरीज इन टॉयलेट्स शुड टेक केयर ऑफ, हमने किस चीज़ का ध्यान रखना है, सेफ्टी बार्स लगाने हैं वॉशरूम्स में, जैसे कि इस तरह से ये सेफ्टी बार्स रखे हैं वीक पेशेंट्स के लिए, ओल्डर पेशेंट्स के लिए। प्लेस करना है राइस कमोड होना चाहिए, बिकॉज अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं बैठ सकता। स्लिपरी मटेरियल हमने यूज़ नहीं करना है फ्लोर पे, टाइल्स वगैरह यूज़ करें। नॉन स्लिप बेल फुटिंग फुटवेयर यूज़ करनी है, ऐसी फुटवेयर, ऐसी चप्पल यूज़ करेंगे आप उसमें फिसले ना। सरफेस को क्लीन एंड ड्राई रखना है, एंड गुड लाइटनिंग होनी चाहिए वॉशरूम्स में। सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है डेथ का इज फॉलिंग एस्लीप व्हाइल द इग्निशन सोर्स वाज बर्निंग। सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ज़्यादातर डेथ्स जो हैं वो किस वजह से होती हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है वो जल रही है जिसकी वजह से चल रही है जिसकी वजह से आग लग सकती है, वो अगर चल रही है और हम सो जाते हैं तो जो सो गया सो वो खो गया। तो इसकी बात वो वाली बात हो गई।
आप जब भी स्मोक डिटेक्टर जो है, इसीलिए स्मोक डिटेक्टर जो है वो आपने इंस्टॉल करने हैं हॉस्पिटल्स में, कि कहीं पे भी अगर कोई बर्निंग चीज या कुछ भी बर्न हो रहा है तो वो स्मोक को डिटेक्ट कर सके, फायर अलार्म बच सके। लीड को हमने कभी भी यूज नहीं करना है हाउस को पेंट करते वक्त, उस वो जो है इजीली फायर को कैच कर लेता है। स्पेशली गैस वाल्व जो है वो सोते वक्त आपने बंद कर देने हैं। सिक्योर करना है हाउस को फ्रॉम इंट्रूडर्स, कोई भी डकैत वगैरह आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।